हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो ऑन 1 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट करी that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. एंड इस एक अनाउंसमेंट के बाद इस पर्टिकुलर क्लिप को सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल्स तक हर जगह चलाया गया। एंड टू बी फ्रैंक, ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जिससे पूरे ही मिडिल क्लास इंक्लूडिंग मी काफी ज्यादा खुश थे, बिकॉज इस पूरी अनाउंसमेंट की काफी जरूरत थी हम सभी लोगों को। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स रिबेट, इस बजट में और भी चीजों को हाईलाइट किया गया कि कैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे इंडिया का जो डेट यानी जो फिजिकल डेफिसिट है उसको लगातार कम करने में सक्सेसफुल हो रही है। बट सरप्राइजिंगली ऑन द अदर हैंड, अगर आप मार्केट्स का रिएक्शन देखते हो ऑन दिस बजट, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स को ये जो बजट था वो खासा पसंद नहीं आया, बिकॉज इस बजट के एंड होते होते जो हमारे मार्केट्स थे वो हमें फ्लैट ही देखने को मिले। अब शुरुआत में मुझे लगा कि हमारे मार्केट का इस तरीके का रिएक्शन हमें इसीलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज मार्केट को रेलवे वगैरह के सेक्टर के एलोकेशन से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशन उसकी मीट नहीं हुई। एंड मूविंग फॉरवर्ड हमारे मार्केट इस पूरी चीज से नॉर्मल हो जाएंगे। बट इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज 14 डेज बाद अगर आप एफआईज की सेलिंग देखोगे इंडियन मार्केट में, तो वो भी अग्रेसिवली अभी भी सेल कर रहे हैं, जहां पर 14 डेज के अंदर अंदर फरवरी में हमारे मार्केट में एफआईज ने 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग कर दी है। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट द इंडियन रुपी, तो वो अभी भी एक कंटिन्यूस फ्री फॉल में है। GST cut will benefit everybody because everybody, poorest and richest, pay GST for every service, every goods. There is a GST. A GST cut would have put money in every pocket. There's some fundamental questions about the nature of our economy and what the finance minister's statement does to address them that are still not yet clear. For example, what is being done to ensure that the sort of national manufacturing mission she's talking about will take off? Right now, the investment climate is bad. Even domestic investors are not investing. Foreign investors are pulling their money out. Where is the money going to come from additional manufacturing? Secondly, unemployment is the biggest crisis facing our economy. She's not talked about unemployment at all. तो ये सारी चीजों को देखते हुए आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इस बजट को फिर से रीएनालाइज करूं, जहां पर इस बजट में जितनी भी सारी मेजर अनाउंसमेंट की गई, फॉर एग्जांपल टैक्स कट वगैरह से रिलेटेड, इसको मैं डेटा के बेस पे रीएनालाइज करूं और इसका इम्पैक्ट देखूं कि ग्राउंड पे हमारी जीडीपी ग्रोथ में या फिर हमारी एक्चुअल इकोनॉमी में इस पूरी चीजों का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बट टू माई सरप्राइज व्हाट आई फाउंड आउट दैट दिस बजट वाज मोर ऑफ अ ब्रिलियंट पीआर, बिकॉज एक बजट का कहीं ना कहीं मेन फोकस होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो सिचुएशन है उनको टैकल करने का। पर कहीं ना कहीं इस बजट का जो मेन फोकस था वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट जो ट्रोल्स थे उनको चुप कराना था। एंड यही हमें कहीं ना कहीं रीजन दिख रहा है कि क्यों अभी भी एफआईज कंटिन्यूस बेस से इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम इसी टैक्स कट के एक्चुअल इंपैक्ट की बात करेंगे ऑन इकोनॉमी, और फिर सेकंडली जो भी हमें फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स बताए गए थे उसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, और एट द एंड इस बजट का इंपैक्ट हम समझेंगे हमारी इकोनॉमी और हमारी जीडीपी ग्रोथ पे। तो देखिए, इस बार हमारी गवर्नमेंट ने ये 12 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स की अनाउंसमेंट करी। ये एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट थी, जो कि हमारी इकोनॉमी के काफी बड़ा जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन था उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी था, और इससे उससे काफी ज्यादा पुश भी मिला। ऑन दी अदर एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि इस अनाउंसमेंट के चलते दे आर गिविंग अप ऑन 1 लाख करोड़ ऑफ जो टैक्स इनकम है उस पर, जिससे उनका मानना है कि हमारी इकोनॉमी है उसमें जो डिमांड कम हुई है उस डिमांड को काफी बड़ा पुश मिलेगा। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखिए, लास्ट ईयर जो टोटल लोगों ने इंडिया में इनकम टैक्स फाइल किया था उनका नंबर था 7.5 करोड़, और इन 7.5 करोड़ लोगों में से जो लोग एक्चुअली में टैक्स पे करने वाले थे वो केवल 1.5 करोड़ ही थे, बिकॉज बाकी के जो 6 करोड़ लोग थे वो 7 लाख तक की इनकम से नीचे आते थे। यानी उन्होंने इनकम टैक्स फाइल तो किया था पर एक्चुअली में उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किए थे। अब ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर थी, जिनको कि एक्चुअली में इस पूरे टैक्स रिबेट से कोई फायदा मिलेगा, काफी सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है जो कि अपनी डेली नीड की चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बल्कि एक्चुअली में जो लोग सफर कर रहे थे वो थे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वगैरह में काम करते हैं और उनको एक मेजर पुश की जरूरत थी। और ये जो टैक्स रिलीफ दिया गया अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, ये जो सारे लोग हैं इसमें से 50% जो पैसा है वो बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट कर देंगे इन एफडीज या फिर अपने पहले के डेट रीपेमेंट कर देंगे। बचा हुआ 15% पैसा ट्रैवल अब्रॉड वगैरह में खर्च कर देंगे या फिर अदर इंपोर्टेड गुड्स को यूज करेंगे। पर अगर हम ये भी मान लें कि ये सारी चीजें हटा के ये जो सारे ही 1 लाख करोड़ की सेविंग करी गई है मिडिल क्लास के लिए, ये वो सारा का सारा डोमेस्टिक कंजप्शन में ही स्पेंड कर देते हैं, तो इसका भी नंबर निकल के आएगा 0.3% ऑफ द जीडीपी, बिकॉज हमारी पूरी ही जीडीपी का जो नंबर है वो है 324 लाख करोड़। यानी इस पूरे टैक्स रिबेट के चलते जो भी इकोनॉमी की कंजप्शन पे पुश करने की बात करी गई थी, एक्चुअली में जीडीपी पे इसका इंपैक्ट केवल 0.3% का पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसी बजट में गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट करी कि नेक्स्ट ईयर से हमारी गवर्नमेंट जो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो भी डिफरेंट चीजों में वो करते हैं जिससे हमारी जीडीपी को पुश मिलता है, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नेक्स्ट ईयर से 0.36% से कट कर देगी। यानी एक तरफ इस पूरी कंजप्शन से और इस पूरी टैक्स रिबेट से
0.3% का जीडीपी को बूस्ट मिला था। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 0.36% से कट करने की वजह से उतना ही 0.36% का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जीडीपी को पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स की। तो देखिए, इस साल जो हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला कि इस पूरे टैक्स कट के चलते हमारी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में 1 लाख करोड़ रुपीस का लॉस होगा। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि ये जो इंडिया का डेट है, यानी जो फिजिकल डेफिसिट है, वो अगले साल इस फिजिकल डेफिसिट को और भी नीचे लेके आएंगे। और मेरे दिमाग में यही एक क्वेश्चन आया कि ये पॉसिबल कैसे है कि एक तरफ तो आप टैक्स के रेवेन्यू में लॉस कर रहे हो और दूसरी तरफ आप फिजिकल डेफिसिट को भी नीचे लेके आ जाओ। बिकॉज उस डेफिसिट को कम करने के लिए भी आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रेवेन्यू के सोर्सेज तो होने चाहिए। तो ये रेवेन्यू सोर्सेज आ कहां से रहे हैं? तो इसका जवाब भी गवर्नमेंट ने खुद अपने बजट में दिया है, जहां उन्होंने बोला है कि वो अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो 1.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा। इवन आफ्टर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का जो टैक्स कलेक्शन है, इसका जो रेवेन्यू लॉस है, ये गवर्नमेंट को होगा ही होगा। अब लेट मी टेल यू, ये मुझे पता है कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रो होती है वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज होता है, बट ये चीज़ थोड़ा मेल नहीं खाती कि जिस सिग्निफिकेंट ईयर आप 1 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स रिबेट दे रहे हो, उसी सिग्निफिकेंट ईयर आपका टैक्स कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ जाए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। याद है आपको लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने 2 मेजर अनाउंसमेंट करी थी। सबसे पहले जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह हमारी मार्केट पे लगे थे और जो कैपिटल गेन टैक्सेस लगे थे, जिस वजह से एफआईज पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था हमारे मार्केट पे, उसी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स से चलते हमारी गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा आज के टाइम रेवेन्यू सोर्स मिल रहा है। जहां पर हमारे लास्ट ईयर अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को देखो, जहां पर जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लास्ट ईयर 29,000 करोड़ का था, वो इस साल बढ़ के 49,000 करोड़ का हो गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर सोर्सेज लाइक सर चार्जेस और सेस वगैरह से भी जो गवर्नमेंट की टैक्सेबल इनकम है वो लगातार बढ़ रही है। अब भले ही इन एसटीटीज या कैपिटल गेन टैक्सेस की वजह से एफआईज काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आज के टाइम इंडियन मार्केट को लेके, बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो इधर से मिल ही रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड रेवेन्यू सोर्स जिससे गवर्नमेंट को पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा पैसा मिल रहा है वो है आरबीआई, जहां पर आरबीआई जितना भी पैसा कमाता है वो डिविडेंड के फॉर्म में हमारी गवर्नमेंट को दे देता है। जहां पर अगर आप डेटा देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल 23-24 देखो, तो ये जो डिविडेंड इनकम है वो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ी है, जो कि 2,10,000 करोड़ रुपीज है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि अगर हमारी आरबीआई ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और उस पैसे को एज अ डिविडेंड वो ज्यादा सरकार को दे पा रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज दिस 2.1 लाख करोड़ रुपीज जो कि लास्ट ईयर हमारे आरबीआई ने एज अ डिविडेंड सरकार को दिए, दिस अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू आवर फूड बिल, जो कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटते हैं। और हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भी जो आरबीआई है वो इतना ही बड़ा डिविडेंड फिर से उनको देगी। अब अगर गवर्नमेंट के पास एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू का सोर्स आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव ही है ना। तो लेट मी टेल यू व्हाई दिस इज नॉट पॉजिटिव एंड व्हाई दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। तो देखिए, आरबीआई जो भी पैसा या प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए उनके पास मेजर सोर्सेज 4 या 5 ही होते हैं, जिसमें से सबसे पहला सोर्स तो ये होता है कि जो भी नोट हम और आप यूज करते हैं, उस नोट को जो आरबीआई प्रिंट करता है उसको प्रिंट करने की कॉस्टिंग 10 या 15 रुपए पर नोट आती है। इसके अलावा जो पूरे 500 रुपए की वैल्यू उसकी आरबीआई को मिल जाती है, वो आरबीआई का प्रॉफिट हो जाता है। फिर उस पैसे को वो हमारी इकोनॉमी में स्टिमुलस देने के लिए हमारी जो बैंक्स वगैरह है उनको लैंड करती है, और बैंक्स उस पूरी ही लिक्विडिटी के बदले में आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कि आरबीआई की अगेन एक प्रॉफिट हो जाती है। सेकेंडली, जो वो प्रॉफिट बचता है उसको आरबीआई जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह है उसमें री इन्वेस्ट करती है और उससे इंटरेस्ट कमाती है। प्लस उसी पैसे को वो अगेन यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके जो यूएस वगैरह में जो बॉन्ड्स हैं, उनकी जो 10 ईयर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है और वहां से इंटरेस्ट कमाती है। यार यही 4 या 5 वेज है जिससे आरबीआई पैसा कमाती है। अब अनटिल एंड अनलेस आरबीआई को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इन सारे ही बॉन्ड्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीजों से हो रहा है और वो गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली में ये जो आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को पैसा देने वाली है और जिस सोर्स से वो पैसा देने वाली है, वो सोर्स एक्चुअल प्रॉब्लम है। और वो सोर्स ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आरबीआई प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ जो पैसा है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके एज अ फॉरेक्स रिजर्व भी अपने पास रखती है, जिस फॉरेक्स रिजर्व को या तो वो बाहर के जो यूएस डॉलर के बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर देती है, या फिर वही फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंडिया के जो हम ट्रेड करते हैं बाकी कंट्रीज से उसके काम आता है। यानी देखा जाए तो यही फॉरेक्स रिजर्व कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बट पिछले कुछ टाइम से जब से हमारा रुपी काफी तेजी से डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ है अगेंस्ट डॉलर, इस रुपी के डेप्रिशिएशन को स्लो डाउन और कंट्रोल करने के लिए हमारा आरबीआई जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है उसको सेल करके रुपी खरीद रही है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में जब वो डॉलर को सेल करेंगे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और रुपी को बाय करेंगे तो रुपी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे रुपी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा। और ऐसा करने में उन्होंने सितंबर से लेकर अभी तक मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स की जो फॉरेक्स रिजर्व है उनको सेल कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल थे।
और मजे की बात तो यह है कि इतने बड़े लेवल पर फॉरेक्स रिजर्व सेल करने के बावजूद भी हमारा जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो अभी भी काफी तेजी से हो रहा है। अब पिछले साल से सितंबर के मंथ की शुरुआत से जो भी सारा फॉरेक्स रिजर्व सेल करके आरबीआई प्रॉफिट कमा रहा है, बिकॉज पहले उसने 72 रुपीज के बराबर जब $1 था तब चल रहा था, तब डॉलर खरीदा था, और अब वो जब सेल कर रहा है तो 85 रुपीज के बराबर $1 है। तो जितना भी जो रुपये का फायदा है वो उसको हुआ है, तो इस प्रॉफिट को वो इंडियन गवर्नमेंट को एज अ डिविडेंड दे रहा है। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो सारा ही प्रॉफिट है ये वन टाइम है और एक तरह से प्रॉफिट नहीं है, ये हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व की कॉस्ट पे पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक्चुअली में नेगेटिव है। और ये जो सारे पैसा है वो एक बार तो भले ही आरबीआई के पास आ गया, जो कि वो इस साल गवर्नमेंट को दे भी देगी, पर ये चीज़ हमेशा तो कंटिन्यू नहीं रह सकती। और जब ये चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं रह पाएगी और फिर गवर्नमेंट को जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम करना पड़ेगा, तो देखते ही देखते हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी हमारी चीज़ जिस पे 12% जीएसटी लगता है वो कब 28% जीएसटी पे हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ आवर गवर्नमेंट इज एमिंग टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट इन फ्यूचर एंड विच इज नॉट सस्टेनेबल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी इस साल के बजट में जो कि इकोनॉमी और हमारी जीडीपी के पर्सपेक्टिव से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो देखिए, इस बार के बजट में एक चीज़ तो आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि हर साल हमारी बजट में जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस को लेकर बात की जाती थी, जहां पर हम 7.5 या 8% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे थे, उस तरह की कोई भी जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस या फिर ज़्यादा बात इस बजट में नहीं हुई। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, इंडिया का क्योंकि अभी जो जीडीपी का ग्रोथ है या फिर नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो स्मॉल बेस के साथ इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए 8% की जीडीपी के साथ कंसिस्टेंट ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज चाइना जब हमारी सिचुएशन में था तो इस बेस पे चाइना डबल डिजिट की जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा था। अब बिकॉज चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, स्टिल हमारे इंडिया के लिए 6.3 और 6.8 के जो प्रोजेक्शन दिए गए हैं अगले साल की जीडीपी ग्रोथ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट वॉज कि इस बजट में उस जीडीपी को ग्रो करने के लिए ज़्यादा कुछ खास बात भी नहीं करी गई। और दिस इज क्लियरली नोन कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सारी ही इकोनॉमी सफर कर रही है। बट यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि क्या हमने अपने साइड से ऐसी पॉलिसीज निकाली जिससे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस बार बिहार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। अब बिहार में हम बोल रहे हैं कि हम 4 नए एयरपोर्ट्स खोलेंगे। अब क्या वो नए एयरपोर्ट्स एक्चुअली में ग्राउंड पे जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है उनका वो पूरा ही रोल फुलफिल करेंगी? बिकॉज ये जो सारे लोग हैं, ये जो बाकी सारी जो स्टेट्स है उधर जाके मजदूरी का ही काम कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर बिहार में कोई 3 या 4 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स खोल दिए जाते जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करते। इसके अलावा बिहार पे फोकस किया गया मखाना बोर्ड वगैरह बनाने पे। अब ऐसे में आप सोचिए, इसी तरह की छोटी मोटी अनाउंसमेंट हर बार फिशरीज वगैरह से रिलेटेड होती रहती हैं, जिन पे एक्चुअली में अगर उनका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन भी आप देखोगे तो वो काफ़ी नील रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 1 करोड़ जो यूथ है उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज पे, और एक्चुअली में अगर उस चीज़ का आप ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन देखोगे तो वो एकदम फेल स्कीम रही है और आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और इसी तरह की छोटी मोटी अनाउंसमेंट हर बार होती है जो कि अगले बजट तक आते आते एकदम गायब हो जाती है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि अगले साल से वो अपना केपेक्स प्लस अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी कम करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो इकोनॉमी है ये इसके लिए और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया है। तो ये थे सारे रीजंस कि क्यों इस बार का जो बजट था वो एक्चुअली में इकोनॉमिक फ्रंट में हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, एंड इसी वजह से हमारे मार्केट में इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर इसी तरह की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर मार्केट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्वालिटी स्टॉक्स को एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो आप कंसिडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे इस तरह की एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।